लेटेस्ट जजमेंट आई माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इवन जुडिशियल ऑफिसर्स भी कंफ्यूज थे और कंफ्यूजन जेन्युइन था कि 41 ए सीआरपीसी जो अब 35 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस हो गई है, इसमें जो नोटिस इशू किया जाता था पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वो किस स्टेज पर इशू किया जाएगा। अगर वो एक बार इशू हो गया है तो क्या उसके बाद पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है? क्या हर केस में 41 ए सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस का नोटिस इशू करना कंपलसरी है? इन सब के रिगार्डिंग काफी कुछ ग्रे एरिया था। जितने भी अभी तक जजमेंट आए थे सचमुच में ग्रे एरिया था, बट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को एक और जजमेंट दी है। पहले ही केस था सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, 2022 का केस है। उसी में एक एमए लगी, मिसलेनियस एप्लीकेशन लगी थी। उस मिसलेनियस एप्लीकेशन पर जवाब दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और 2 जजेस की बेंच है, उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, सॉल्व कर दिया है और इसमें कोई कंफ्यूजन वाली अब कोई बात नहीं है। एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं कि इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले मैंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करी थी, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, मुझे अच्छे से ऑपरेशन भी नहीं आता है लाइव स्ट्रीमिंग का, और मैं ऊपर से अकेला हूं अपनी टीम में, तो हो सकता है कि बीच बीच में कोई आपको समस्या लगे, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहां पर ये क्लियर किया है कि जो नोटिस है 41 ए सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस, ये रूल है और ये हर उस केस में दिया जाना कंपलसरी है एक्यूज को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए। जिस केस में जो अपराध लगे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, जो धाराएं लगी हुई हैं, उनमें से जो सबसे अधिक सजा वाली धारा है, अगर उसमें सजा अप टू 7 इयर्स है, 7 साल तक है, और साथ में यह भी कहा कि चाहे वो विद फाइन है चाहे वो विदाउट फाइन है, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के है, बट कितना है? 7 साल तक। 7 साल तक का मतलब कि 7 ईयर इसमें इंक्लूड है। अभी 7 ईयर से ऊपर वाले ऑफेंसेस के लिए क्या रूल होगा सेक्शन 41 ए का, इसके रिगार्डिंग भी पुलिस ऑफिसर्स में काफी अधिक कंफ्यूजन है दोस्तों, और आज मैं इसको भी थोड़ा सा बताऊंगा। और हालांकि मैं पहले ही अपनी वीडियो में ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां मेरी उस कही हुई बात को कहीं ना कहीं बल दे दिया है और कंफर्म कर दिया है कि हाँ, हम यहां पर सही इंटरप्रिटेशन करते हैं दोस्तों। और आप अगर चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक तो आप कर ही दीजिए। बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशंस आपको यहां पर मिलती हैं, बिना हेजिटेशन के आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। तो जिन ऑफेंसेस में सजा 7 साल तक है, ऐसे ऑफेंसेस का अगर कोई केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू, और ये कहा कि नोटिस इशू किया जाना एक्यूज को, और नोटिस इशू करके उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाना, ये कंपलसरी होगा, ये मैंडेटरी होगा, और ये एक रूल है। और साथ में बोला है कि अरेस्ट तो एक एक्सेप्शन होगा। मैं पूरी जजमेंट तो आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं ये जजमेंट प्रोवाइड करा दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल का, मेरे टेलीग्राम का एक चैनल है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप पढ़ के देख लीजिए। बट क्या क्या कंक्लूड किया वो मैं आपको सारा दिखाने की कोशिश करता हूं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना,
अदरवाइज ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए बना रह जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस में हैं और आप अगर किसी को डिफेंड करना चाहते हैं तो आपको चेक करना है कि पुलिस ने कहीं ये मिस्टेक तो नहीं कर दी है। अगर आप पुलिस ऑफिसर्स हैं तो इन्वेस्टिगेशन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस केस में अरेस्ट किस स्टेज पर करनी है और क्या क्या पैरामीटर्स होंगे अरेस्ट के। जब तक वो पैरामीटर पूरे नहीं हो जाएंगे पुलिस ऑफिसर्स वो अरेस्ट नहीं कर सकते एक्यूज पर्सन को। तो देखिए ये 15 जनवरी 2026 को ये जजमेंट आई है। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस है। कंक्लूड करते हुए क्या बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन गिवन बाय अस वी कंक्लूड एज फॉलो। ये कह रहे हैं कि हमने जो ऊपर जितनी भी इंटरप्रिटेशंस दी हैं उनके आधार पर नीचे लिखी गई बातों को हमने कंक्लूड कर दिया है। सारांश उनका हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर कहा एन अरेस्ट बाय अ पुलिस ऑफिसर is mere statutory discretion which facilitates him to conduct proper investigation in the form of collection of evidence and therefore shall not be termed as mandatory। कभी कभी पुलिस ऑफिसर्स को कभी कंफ्यूजन हो जाता है और वो ये कहते हैं क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस रजिस्टर हुआ है और जो केस में धाराएं लगी हुई हैं, जो सेक्शंस हैं, अपराध ऐसा है जो नॉन बेलेबल है, गैर जमानती है। तो जैसे ही देखा उन्होंने कि गैर जमानती है तो पुलिस ऑफिसर सोचते हैं कि अब मेरी मजबूरी है, कंपल्सरीली मुझको एक्यूज को अरेस्ट करना पड़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पावर डिस्क्रिशनरी है। जो अरेस्ट की पावर पहले पहले सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में दी गई थी, अब सेक्शन 35 बीएनएसएस सबसेक्शन 1 में दी गई है और वहां पर बताई गई हैं बहुत सारी बातें कि विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर, विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर कब किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। कई सारी कंडीशंस वहां पर लिखी हुई हैं और सभी का जो कॉमन जो इंग्रेडिएंट है वो है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस तो होना ही चाहिए। और बाकी बहुत सारी बातें लिखी हैं वो आप पढ़ लीजिए, यहां आज की वीडियो में वो कंसर्न नहीं है। तो मैंडेटरी नहीं है अरेस्ट, पहले पॉइंट को उन्होंने डिसाइड कर दिया कि डिस्क्रिशन है और उस डिस्क्रिशन को पुलिस ऑफिसर को यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से यूज करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आएंगी, उनको सभी को आज मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आप प्रैक्टिशनर्स हैं तो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि आपको कोर्ट में ये सारी बातें जज साहब को बतानी पड़ेंगी। और हाँ, अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं तो कोर्ट्स के ऊपर भी ड्यूटी लगाई है यहाँ पर। इससे पहले भी अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट आई और इससे पहले सत्येंद्र कुमार अंतिल की 2022 में आई, 2025 में आई एक जजमेंट, अब ये तीसरी जजमेंट 2026 में आई। तो उन सब में पुलिस की अलग ड्यूटीज हैं, जुडिशियल ऑफिसर मजिस्ट्रेट की अलग ड्यूटीज हैं। जब एक पुलिस ऑफिसर किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस एक्यूज को आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए, तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर ये ड्यूटी लगाई अन्य सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आपके सामने पुलिस ऑफिसर किसी अरेस्टेड पर्सन को पेश करे, उनको स्क्रूटनाइज करना है कि अरेस्ट प्रॉपर हुई है या नहीं है, एज पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हुई है नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है कि जो डायरेक्शंस माने सुप्रीम कोर्ट ने दी पुलिस ऑफिसर को कि आपको अरेस्ट इस तरीके से करनी है, तो आप प्रैक्टिशनर एज ए प्रैक्टिशनर ध्यान दीजिए, एज ए जुडिशियल ऑफिसर आप ध्यान दीजिए कि अगर इस तरीके से अरेस्ट नहीं हुई है तो जजेस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई कि वो ऐसे एक्यूज पर्सन को जेसी में नहीं भेजेंगे, उसको बेल दे देंगे और अगर श्योरिटी नहीं दे पा रहा है तो पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर देंगे। तो एज ए प्रैक्टिशनर आपको भी चेक करना है कि कहीं ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर दी है पुलिस ऑफिसर ने, और अगर ऐसी मिस्टेक कर दी है तो आप मैजिस्ट्रेट साहब को बताइए, उनको बताइए कि आपकी भी ये ड्यूटी है कि आपको अब ये एक्यूज बेल पर रिलीज करना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट उन्होंने क्या कंक्लूड किया
Consequently, the police officer shall ask himself the question as to whether an arrest is necessary or not before undertaking the said exercise. दूसरे पॉइंट में कहा कि पुलिस ऑफिसर को यह सोचना है जैसे ही अपनी अरेस्ट की पावर को एक्सरसाइज करेगा पुलिस ऑफिसर, वो सोचता है कि अब मुझे किसी पर्सन को अरेस्ट करना है इस केस में, तो उसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या गिरफ्तारी के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। अगर पुलिस ऑफिसर को कहीं ये जवाब आता है कि यस, बिना गिरफ्तारी के भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो फिर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा, बिना गिरफ्तार किए ही इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगा। तो इस पॉइंट में यही कहना चाह रहे हैं कि अपना माइंड अप्लाई करेंगे और पूछेंगे अपने आप से कि क्या आवश्यकता है अरेस्ट की, और अगर वो पाते हैं कि अरेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा। क्या आवश्यकता है अरेस्ट की, इसके रिगार्डिंग सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज बी, वहां पर 5 बातें बताई गई कि किस तरीके से पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेगा कि किसी पर्सन की अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। जिस तरीके से कहा कि अगर फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट की आवश्यकता है, या फिर ये विटनेसेस को धमकाएगा, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा, या फिर ये कोर्ट में अपीयर नहीं होगा, इस तरीके से वहां 5 बातें लिखी हैं, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। लेकिन साथ में ये भी कहा है, कई जजमेंट्स में ये कहा है, जैसे परवीर पुरकायस्थ वर्सेस स्टेट के केस में 2024 में कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो 5 बातें यहां लिखी गई सेक्शन 35 में या सेक्शन 41 में, ये जनरल बातें हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देंगे या लिखेंगे अपनी केस डायरी में इन राइटिंग, तो वो स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनको कॉपी कर देंगे केवल वहां से, नहीं, स्पेसिफिक होने चाहिए। वही बात यहां पर कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपना माइंड अप्लाई करिए और अपने आप से पूछिए कि अरेस्ट की क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, फॉर इफेक्टिंग एन अरेस्ट वा एन ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment up to 7 years, the mandate of section 35 subsection 1 clause B subclause 1st of the BNSS 2023 along with any one of the conditions mentioned in section 35 subsection 1 clause B subclause 2 of the BNSS must be in existence। वो ये वही कंडीशंस हैं जो अभी मैं बता रहा था कि 5 कंडीशंस दी गई हैं सबसेक्शन 1 सेक्शन 35 की, उसकी क्लॉज बी और सब क्लॉज 2 में। तो ये कहा है कि जब आप अरेस्ट को डालने, अरेस्ट करने की कोशिश करें, तो अपने आप को सेटिस्फाई करिए कि पहली बात कि जो यहां पर क्लॉज 1 में बात कही गई है कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में जो बातें कही गई हैं, ये मैंडेट जो है यहां पर, ये कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेगा। और जो कंडीशंस दी गई हैं सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज 2 में, उन 5 में से किसी ना किसी एक कंडीशन में वो एक्यूज फॉल करता हो, आपका केस फॉल करता हो, और स्पेसिफिक आप लिखेंगे कि इस एक्यूज से पूछा गया कि जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो कहां पर है, तो इसने बताया नहीं है, ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जबकि इसकी नॉलेज में है, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऐसा कहता है। तो अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि बिना कस्टडी लिए, बिना कस्टडी में पूछताछ किए अब ये वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी नहीं हो सकती है, इसलिए इसको अरेस्ट करना आवश्यक है। तो ऐसी बातें पुलिस ऑफिसर अपनी केस डायरी में लिखेगा, देन ही अरेस्ट करेगा। अगली बात देखिए, अ नोटिस अंडर सेक्शन 35 subsection 3 of BNSS to an accused or an individual concerned for offense punishable with imprisonment up to 7 years is the rule। ये जो डी पॉइंट उन्होंने कंक्लूड किया है, ये कहता है भैया जो
35 की सबसेक्शन 3 में नोटिस इशू करने वाली बात हुई है ऐसे ऑफेंसेस में जहां पर ऑफेंस केवल और केवल 7 साल तक की सजा से दंडनीय है, उनमें ये नोटिस इशू किया जाना एक नियम है। और अरेस्ट जब आप ऊपर पढ़ेंगे जजमेंट को, तो वहां पर कंक्लूड किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि नोटिस का दिया जाना तो रूल है, नियम है, लेकिन अरेस्ट एक्सेप्शन। अब बहुत सारे लोगों को ये रूल और एक्सेप्शन को किस तरीके से पढ़ना होता है वो नहीं आता। मेरे व्यूअर्स को जरूर आता होगा, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि एक्सेप्शन को आप किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से देखेंगे। कुछ लोग सीधे सीधे एक्सेप्शन पर पहुंच जाते हैं, अपवाद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी आप प्रोवाइजो पढ़ेंगे, जब भी आप एक्सेप्शन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको उसका जो मेन प्रोविजन है, जो रूल है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है किसी सिचुएशन में, तो आपको एक्सेप्शन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक्सेप्शन है किस बात का? मेन प्रोविजन का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कोई इंसिडेंट पूरा मेन प्रोविजन में स्क्वायरली फॉल कर गया। अब देखिए कि कहीं वो एक्सेप्शन में भी तो नहीं फॉल कर रहा है। तो एक्सेप्शन का मतलब अकेले अपवाद नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं होता, वो एक्सेप्शन भी तो नहीं है। आप ऐसे चेक करिए। तो ये रूल का मतलब है कि पहले सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 को तो फॉलो करना ही करना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि अब अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है क्या। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या बात कह दी, मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसेक्शन 3 ऑफ 35 में बीएनएसएस में यह कहा गया कि अगर अरेस्ट की आवश्यकता नहीं है किसी अक्यूज पर्सन की और ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट अप टू 7 इयर्स है, तो उसको नोटिस इशू किया जाएगा, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नोटिस इशू हो गया, अब चेक करना है कि कहीं अरेस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है क्या। उसके लिए आप सबसेक्शन 5 पढ़ना, आऊंगा मैं वहां पे, अभी आ रहा हूं। और अब आप ये कहोगे कि जब एक बार नोटिस दे दिया, तो सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है दोस्तों कि अगर जिस व्यक्ति को एक बार ये नोटिस इशू कर दिया गया है, तो उस पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो इस नोटिस को कंप्लाई करेगा। अर्थात इसमें जितनी भी डायरेक्शंस दी गई हैं सबको वो फॉलो करेगा। और सबसे पहली डायरेक्शन होती है कि आपको इस डेट पर, इस टाइम पर, इस प्लेस पर उपस्थित होना है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सपोज वो अब नहीं आया, क्या हुआ? इस नोटिस में दी गई कंडीशन, दी गई डायरेक्शन को एक्यूज ने फॉलो नहीं किया। और अगर मान लो ये करता रहता है, जितनी भी डायरेक्शन दी गई इसमें सबको फॉलो करता रहता है, तो इसमें कहा गया है कि या तो फॉलो करे, एक बार किया एंड कंटिन्यू करता रहता है, तो फिर ऐसे एक्यूज पर्सन को, ऐसे इंडिविजुअल को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। शैल नॉट बी अरेस्टेड, शैल वर्ड का यूज हुआ। तो क्या फिर अब ये व्यक्ति एक बार जिसको 41A का नोटिस या थर्ड सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस का नोटिस मिल गया, क्या अब उसकी अरेस्ट कभी हो ही नहीं सकती इस केस में? तो वही लिखा सबसेक्शन 5 में कि यस हो सकती है। कब हो सकती है? कि पुलिस ऑफिसर ये देखेगा, अब नोटिस दे दिया है, वो रूल फॉलो हो गया, अब एक्सेप्शन है, अनलेस करके वर्ड लिखे गए कि अब पुलिस के पास रीजंस हों, वो अपने आप को सेटिस्फाई करे कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि इसकी अरेस्ट होनी चाहिए,
उन 5 बातों में से किसी एक बात को पूरा करने के लिए, एक से दो ज्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट तो एक चाहिए उन 5 बातों में से, कि ये भाग सकता है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेगा, जहां बुलाएंगे कोर्ट में बुलाएंगे अपियर नहीं होगा, फॉर द पर्पज ऑफ फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसकी आवश्यकता है, विटनेसेस को धमका सकता है। 5 बातें टोटल मिलाकर हैं, इनमें से ही कोई एक बात होनी चाहिए नोटिस में दी गई कंडीशंस को कंप्लाई ना करे, प्लस उन 5 में से कोई एक बात हो, देन अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर, और वो भी तब जब ये सारे रीजन अपने केस डायरी में वो रिकॉर्ड करेगा। क्यों रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि वो अपने सीनियर को बताए तो सीनियर देख ले कि क्या ग्राउंड्स हैं और केस डायरी में मेंशन है, और जब यही पुलिस ऑफिसर इस एक्यूज को कोर्ट के सामने ले जाए 24 घंटे में अरेस्ट करने के लिए, तो कोर्ट भी देख ले कि हाँ, केस डायरी में इसने रीजंस लिखे हैं और क्या वो रीजंस जेन्युइन हैं। पूरी फाइल पढ़ने के बाद वो जो ग्राउंड्स हैं वो जेन्युइन हैं, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये जेन्युइन नहीं है, ये तो ऐसे ही जानबूझ के अरेस्ट करने के लिए सिंपल ऑर्डिनरी वर्ड्स लिख दिए हैं कि फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, इसलिए इस एक्यूज को अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि हमने नोटिस इसको पहले दे दिया था। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि पहले ये नोटिस तो दिया ही जाना है उस हर केस में जिसमें सजा 7 साल तक की है, अर्थात इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर ग्राउंड्स। जैसे ही केस रजिस्टर हुआ, उसमें अगर ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें 7 साल तक की सजा है, तो बिना कुछ देखे एक्यूज को ये वाला नोटिस देना ही पड़ेगा। और इस नोटिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि पुलिस अब इस एक्यूज को अरेस्ट नहीं करेगी जनरली, जब तक ये इस कंडीशन को, इसमें दी गई कंडीशंस को कंप्लीट फॉलो करता रहेगा। और आगे एक और बात कही है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी में, जब आप ऊपर पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो ये कहा गया कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि पुलिस ऑफिसर ने एक नोटिस इशू कर दिया सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 का बीएनएसएस। अब एक्यूज ने उसमें लगी दी गई कंडीशंस, डायरेक्शंस में से किसी एक को कंप्लाई नहीं किया, इट मींस डायरेक्शंस की नॉन कंप्लायंस हो गई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यहां पर ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगी डायरेक्शंस की नॉन कंप्लायंस पर, केवल और केवल नॉन कंप्लायंस पर अरेस्ट नहीं होगी। केवल सबसेक्शन 5 में यह बताया गया है कि नॉन कंप्लायंस हो कंडीशन की, प्लस जो सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 35 बीएनएसएस में लिखे 5 ग्राउंड्स में से कोई एक भी ग्राउंड पे केस डायरी में साथ में चाहिए, केस में वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी अरेस्ट होगी। ऑटोमेटिक नहीं अरेस्ट हो जाएगी कि जी इसने हमारे दिए गए नोटिस पे जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है तो हम इसको ऑटोमेटिक अरेस्ट कर लेते हैं, नहीं, ऐसे अरेस्ट नहीं होगी। ग्राउंड्स तो फिर भी चाहिए और वो रिटर्न में चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कहा है ई नंबर, इवन if the circumstances warranting an arrest of a person are available in terms of the conditions mentioned under section 35 subsection 1 clause B of the BNSS, the arrest shall not be undertaken unless it is absolutely warranted। देखिए अगेन क्या वर्ड्स किए हैं कि जब तक कंडीशन भी फुलफिल हो गई, सपोज कहते हैं जो कंडीशन दी गई थी वो 5 में से किसी एक कंडीशन में फॉल भी करता है कि इवन देन अरेस्ट तब तक नहीं होगी जब तक उसकी अरेस्ट एब्सोल्युटली वारंटेड ना हो। इट मींस कि अब कोई और चारा ही नहीं है पुलिस ऑफिसर के पास कि बिना इसको अरेस्ट किए फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी केवल और केवल अरेस्ट तब होगी, ऐसा नहीं कि रूटीन मैनर में। इट मींस अरेस्ट शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, लास्ट तरीका होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए अरेस्ट। अगर किसी दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है बिना अरेस्ट के तो फिर इन्वेस्टिगेशन वैसे ही होगा
लेकिन अरेस्ट तो केवल और केवल तब होगी जब वो एब्सोल्युटली वारंटेड हो, उसकी आवश्यकता बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो कि बिना इसके तो अब इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। अब बात करता हूं लास्ट पॉइंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया है। पावर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 35 subsection 6 read with subsection 1b of the BNSS pursuant to a notice issued under subsection 3 is not a matter of routine but an exception, and the police officer is expected to be circumspect and slow in exercising the said power। तो यहां पर यह कहा गया लास्ट में कि रूटीन मैनर में अरेस्ट नहीं करना है। जो अभी बात मैंने कंक्लूड की कि केवल और केवल एक्यूज ने नोटिस में लिखी डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया, इस रिगार्डिंग पुलिस ऑफिसर इसको अरेस्ट कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, रूटीन मैनर में नहीं करेगा। एब्सोल्यूट आवश्यकता होनी चाहिए तभी वो अरेस्ट करेगा। ये बातें हुई उन ऑफेंसेस की जिनमें पनिशमेंट का कहां तक की, अप टू 7 years विद फाइन और विदाउट फाइन। बट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट मोर देन 7 years है, क्या उन केसेस में पुलिस ऑफिसर केवल इसलिए अरेस्ट कर ले कि ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में फॉल नहीं करता है, या ये सत्येंद्र कुमार अंतिल में फॉल नहीं करता है, या ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 BNSS में फॉल नहीं करता है? तो क्या केवल और केवल इतने मात्र से उस हर केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगा जहां पर पनिशमेंट मोर देन 7 years है? तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अरेस्ट तो कहीं भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, चाहे वो ऑफेंस जैसा भी मर्जी है, पनिशमेंट अप टू 7 years है या मोर देन 7 years है, अरेस्ट तो कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। पुलिस ऑफिसर को चेक करना है क्या एक्चुअल में उन 5 ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड के कारण, कोई भी एक ग्राउंड हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक चाहिए, उनमें से कोई एक ग्राउंड होना चाहिए जिसके लिए पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि बिना अरेस्ट के ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता, या उन 5 में से कोई ना कोई एक कंडीशन है जो प्रेशराइज कर रही है कि अब इस व्यक्ति की अरेस्ट तो कंपलसरी बनती ही बनती है। सिमिलरली उन केसेस में भी जहां पनिशमेंट 7 साल से अधिक की है, उन केसेस में भी सेक्शन 41A CRPC करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 BNSS का नोटिस दिया जा सकता है। डिफरेंस बस इतना है कि अप टू 7 years वाले केसेस में मैंडेटरी है कि देना ही देना है हर केस में, बस इसमें मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जिस समय पुलिस ऑफिसर ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन बिना अरेस्ट के हो सकता है, तो फिर चाहे वो ऑफेंस किसी भी पनिशमेंट का क्यों ना हो, उसमें अरेस्ट नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर। और जिस समय डिसाइड कर लिया कि मुझे अरेस्ट नहीं करना है, उसी समय सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 BNSS का नोटिस इशू कर देगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ पनिशमेंट की उसमें कितनी है। बस डिफरेंस एक है कि 7 साल तक के केसेस में मैंडेटरी है ये नोटिस देना, और उसके ऊपर वाले केसेस में मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहां पे ऑटोमेटिक अरेस्ट कर लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कोई एक पुलिस ऑफिसर मुझे ये कह रहे थे कि सपोज एक लड़के ने किसी का फोन छीना, स्नैच किया और भागने लगा, उसी समय पब्लिक ने ऐसे लड़के को पकड़ लिया, पकड़ा, पुलिस को बुलाया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वो फोन
पब्लिक ने वो फोन उस व्यक्ति से रिकवर कर लिया था और पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या चाहिए? जिस व्यक्ति के साथ ऑफेंस हुआ वो वहां पर प्रेजेंट है, जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया वो पुलिस को पकड़ कर दे दिया पब्लिक ने, जिस व्यक्ति ने पकड़ा विटनेस वो वहां पर प्रेजेंट है, जो केस प्रॉपर्टी है फोन स्टोलन प्रॉपर्टी ये भी रिकवर हो चुकी है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या बचता है? फर्दर यहां से आगे इन्वेस्टिगेशन, ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो इस एक्यूज को बिना अरेस्ट किए नहीं की जा सकती, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बचती है। और स्नैचिंग वाले ऑफेंस में पनिशमेंट कितनी है? 7 साल तक की। तो ये ऑफेंस कैसा हुआ कि इसमें कंपलसरी है एज पर दिस जजमेंट कि ऐसे स्नैचर को वहीं विदाउट अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस, उसको कंपलसरीली सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 बीएनएसएस का नोटिस वहीं इशू करेगी। अब वो पुलिस ऑफिसर कह रहे थे कि जी अब मैं क्या करूं, उसको छोड़ दूं क्या सिग्नेचर को? तो मैं उन पुलिस ऑफिसर्स को ये कह रहा था कि कहां कहा गया है आपको कि नोटिस देके आप कल ही बुलाएंगे, 24 घंटे बाद बुलाएंगे? आप अभी बुला लो 10 मिनट बाद थाने में उसको। आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन फर्दर पूछताछ तो कर ही सकते हैं, उसको डिटेन तो कर ही सकते हैं। 24 घंटे से पहले आप उसको छोड़ देंगे कस्टडी से। तो दोस्तों यहां कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का लॉ बनाया गया कि अरेस्ट की तलवार कम से कम लटके लोगों के ऊपर, कम से कम लोग जेल में जाएं और इन्वेस्टिगेशन भी पूरा और अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये जजमेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन बीच बीच में क्योंकि लाइव में पहली बार आ रहा हूं तो थोड़ी परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपको। और इस तरीके से मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में भी लाइव आप लोगों के सामने आऊं और आप अपने कमेंट भी करें। अभी तो मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ शायद, तो बाद में कमेंट्स के जवाब भी दे पाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए लीगल नेम। नमस्कार, जय हिंद।